15 अगस्त बांग्लादेश में मनेगा शोक दिवस। हसीना उतरेंगी वापस बांग्लादेश में। जहां दोस्तों खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौट सकती है, जबकि उनके बेटे ने पूरी मीडिया के सामने कहा था कि अब शेख हसीना या उनका परिवार कभी बांग्लादेश वापस नहीं लौटेगा। लेकिन शेख हसीना के एक करीबी ने यह इंफॉर्मेशन लीक की है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, जैसे वहां स्थिति सामान्य हो जाए। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि सखावत हुसैन नाम के जो नई होम मिनिस्ट्री बनी है बांग्लादेश की, उसके एडवाइजर हैं सखावत हुसैन, और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश आना चाहें तो उनका स्वागत है। वो आ सकती हैं वापस अपने राजनीतिक जीवन में लौट सकती हैं, वापस नए कैंडिडेट्स के साथ, नए उम्मीदवारों के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग की फिर से पुनर्रचना कर सकती है। लेकिन अगर उन्होंने अशांति फैलाने की जरा से भी कोशिश की तो कानून उन्हें आड़े हाथों ले लेगा। तो अब दोस्तों इशारा साफ है, हसीना को वापस बांग्लादेश जाने की जो कवायद चल रही थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पार्क नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर है जो आपको अंदर तक हिला देगी। क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में हर साल 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन जब भारत अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाता है, उस दिन बांग्लादेश में चारों तरफ उसे राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश के संस्थापक, जो फादर ऑफ बांग्लादेश या हिंदी में कहें तो बंग बंधु जिसे कहा जाता है बांग्ला में, जो थे मुजीबुर रहमान जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको असासिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उनको निर्मम तरीके से मार दिया गया था। न सिर्फ उन्हें खत्म किया गया था, बल्कि उन्हें उनके पूरे परिवार के साथ खत्म कर दिया गया था। और ये काम किया था बांग्लादेश की आर्मी ने मुजीबुर रहमान के पूरे घर को 15 अगस्त की तारीख को घेर लिया और उसके बाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। और उस दिन से आज तक हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश में बंग बंधु की मृत्यु पर, फादर ऑफ बांग्लादेश के मृत्यु पर शोक दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार चीजें एकदम से बदल चुकी है। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, लेकिन जिस व्यक्ति ने, मुजीबुर रहमान ने अपनी जान की कीमत चुकाकर बांग्लादेश की स्थापना की थी, अब उनकी मृत्यु के दिवस पर शोक को नहीं जाहिर करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक पार्टियां, खासकर बेगम खालिदा जिया की पार्टी जो है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उसका कहना है, और बाकी सारी जो विपक्षी पार्टियां उनका भी कहना है कि जो इंटरिम सरकार बनी है, जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, उस मुखिया से कहा जा रहा है कि इस बार शोक दिवस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, शोक नहीं मनाया जाएगा। ये सीधे से एक हिसाब से अपमान है बंग बंधु का, मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में मदद की थी। क्या आप जानते हैं कि उनकी हत्या कैसे की गई थी? ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक कहानी है दोस्तों। ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, ये बांग्लादेश के इतिहास का एक दुखद और महत्वपूर्ण अध्याय है। 1971 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद शेख मुजीबुर रहमान देश के नेता बने। बेहद लोकप्रिय थे उस वक्त, लेकिन समय के साथ आर्थिक कठिनाइयां, व्यापक भ्रष्टाचार और सेना और राजनीतिक जो वर्ग था उसके बीच में प्रॉब्लम, असंतोष के कारण राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशंस बिगड़ने लगी, समीकरण बिगड़ने लगे। असंतोष लगातार बढ़ रहा था, खासकर मिलिट्री के अंदर, जो मुजीब के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। उनकी लीडरशिप पसंद नहीं थी सेना को। दरअसल मुजीबुर रहमान ने सेना की पावर को कम कर राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा शक्ति देने की सोची थी, और ये बिल्कुल पसंद नहीं था आर्मी को। जनवरी 1975 में मुजीबुर रहमान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वन पार्टी रूल उन्होंने लगा दिया। एक ही पार्टी का रूल रहेगा, एक पार्टी रहेगी, कोई दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं रहेगी। एक पार्टी रूल के तहत बक्सल, BAKSAL, बक्सल की स्थापना की गई। राजनीतिक विरोधी जो थे, विपक्षी पार्टी को जो थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद शुरू हुआ साजिशों और प्लानिंग का सिलसिला। मेजर सैयद फारूक रहमान और मेजर खंदकर अब्दुल राशिद के नेतृत्व में एक ग्रुप ने मुजीब को उखाड़ फेंकने की साजिश रचनी शुरू की। साजिश करने वालों ने फायदा उठाया उन ऑफिसर्स का जो कि मुजीबुर रहमान के कदमों से बिल्कुल बुरी तरीके से नाखुश थे, उनके फैसले पसंद नहीं थे, जिन ऑफिशियल्स को उन्हें इस प्लानिंग में शामिल किया गया। और उसके बाद शुरू होता है हमले से एक रात पहले 14 अगस्त 1975 साजिशकर्ताओं ने अपने प्लान को फाइनल रूप देना शुरू किया, अपनी टुकड़ियों को एक साथ बुलाना शुरू किया। उन्होंने अगली सुबह जल्दी ढाका के 32 धान मंडी में मुजीब के निवास पर हमला करने की योजना बनाई। ऑपरेशन को अत्यधिक गुप्त रखा गया था और केवल कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। सुबह का हमला 15 अगस्त
1975 सुबह के 4 बजे सैनिक एक साथ आते हैं, घेरना शुरू करते हैं मुजीबुर रहमान के घर को। तख्ता पलट की योजना बनाने वाले, जिनमें कई सेना की यूनिट्स भी शामिल थी, उन्होंने इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, जिसमें मुजीब का निवास भी शामिल था। इसका नेतृत्व मेजर फारूक और मेजर राशिद ने किया। सुबह 5 बजे पहला हमला। टैंकों और सैनिकों से लैस पहले हमलावर मुजीब के निवास पर पहुंचे। वहां तैनात गार्डों को जल्द ही खत्म कर दिया गया। 5:30 बजे सुबह अंदर घुसपैठ, और उसके बाद हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमलावर घर के अंदर घुस गए। शेख मुजीबुर रहमान, जो इस हलचल से जाग गए थे, उन्होंने कथित तौर पर सेना प्रमुख जनरल शफीउल्लाह से मदद मांगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। हमलावरों ने शेख मुजीबुर रहमान के बेडरूम में प्रवेश किया और उन्हें कई बार गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के सदस्यों की फिर हत्या की गई। सैनिकों ने फिर क्रमशः अन्य परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर दी, जिनमें उनकी पत्नी बेगम फजिल्ला तुनैसा, मुजीब, बेटा शेख कमाल, शेख जमाल, 10 वर्षीय शेख रसेल और बहुएं शामिल थी। मुजीब की बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना उस समय जर्मनी में थी, जिससे उनकी जान बच गई। मुजीब के करीबी सहयोगियों की हत्या हुई फिर शुरू। तख्ता पलट करने वालों ने मुजीब के करीबी राजनीतिक सहयोगियों को भी निशाना बनाया। अन्य वरिष्ठ आवामी लीग नेताओं के घर पर हमला किया गया, जिससे कई प्रमुख नेताओं की मृत्यु हो गई। तख्ता पलट करने वालों ने ढाका के रेडियो स्टेशन पर कंट्रोल कर लिया, जिसका उपयोग उन्होंने मुजीब की मौत की खबर और नई सरकार की घोषणा करने के लिए किया। मुजीब की हत्या के बाद खोंडकर मुश्ताक अहमद, जो मुजीब की कैबिनेट में थे लेकिन हथियारों के साथ साजिश रच रहे थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किए गए। तख्ता पलट करने वाले नए शासन में प्रमुख सैन्य और सरकारी पदों पर काबिज हो गए। बांग्लादेश तुरंत राजनीतिक अराजकता में डूब गया और आने वाले वर्षों में कई तख्ता पलट और विरोध तख्ता पलट हुए। शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु ने बांग्लादेश पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। देश ने कई वर्षों तक सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का सामना किया। मुजीब की हत्या ने उनके जीवित बचे परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से शेख हसीना को न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। शेख हसीना अंततः बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी और हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई। कौन था इस पूरे कांड के पीछे? सेना के अधिकारी। हत्या के पीछे मुख्य रूप से जो मीडियम लेवल के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो थे, जिनमें मेजर फारूक रहमान, मेजर राशिद, मेजर हुदा, मेजर नूर और कैप्टन बाजलूल हुदा शामिल थे। ये अधिकारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और मुजीब की नीतियों के प्रति वैचारिक विरोध से प्रेरित थे। राजनीतिक व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। खोंडकर मुश्ताक अहमद, जो आवामी लीग के वरिष्ठ नेता थे, इस साजिश में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। वो तख्ता पलट के मुख्य राजनीतिक लाभार्थी थे और उनकी मृत्यु के बाद तुरंत राष्ट्रपति बन गए थे। विदेशी हस्तक्षेप को लेकर विभिन्न अटकलें और सिद्धांत, कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई थी। खासकर पाकिस्तान और संभवतः अमेरिका की भूमिका के बारे में भी बात कही गई थी। हालांकि किसी भी विदेशी सरकार को सीधे तौर पर हत्या से जोड़ने वाले ठोस सबूत कभी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हो पाए। देखिए दोस्तों, ये बात तो तय है, जब भारत ने कोशिश की थी ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश को बनाने में, तो अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए थे हिंद महासागर के करीब। तब रशिया आया था भारत को बचाने के लिए, और उसकी आड़ में ही फिर भारत ने बड़ी आसानी से बांग्लादेश को रचने में कामयाबी हासिल की थी। ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करने में, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में जो है मिली थी सफलता भारत को, याद रखिएगा। और अमेरिका इससे बेहद नाखुश था। और आज देख लीजिए, अभी भी कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरी आती है। एक सेंट जो मार्टिन आइलैंड की बात आती है, और उसके बाद शेख हसीना को भी हुई उसी तरीके से मुजीबुर रहमान की तरह उन्हें भी उनके देश से निकाल दिया गया। जरा सोचिए, कौन था इस पूरी साजिश के पीछे? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।